नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त ये अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। शनिवार को लिम्बोदी में रहवासियों ने शिवधाम में आतंक मचाने वाले तेंदुए का रेस्क्यू करने वाली टीम का सम्मान किया। समारोह में दल का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर उत्तम यादव, राला मंडल अधीक्षक दिनेश वास, डिप्टी रेंजर राजाराम कल्याण, शेर सिंह कटारा, मुरली धाकर, सोनलाल दशहरे, विकास चौहान, राकेश यादव सहित अन्य जीवों के सदस्यों को सम्मानित किया गया। रहवासी संघ के कमल नागर और सुदेश गुप्ता ने कहा कि तेंदुए की मौजूदगी में रहवासी काफी दहशत में थे। लोग घबराकर घरों में बैठे रहे, मगर दल ने जोखिम उठाकर तेंदुआ पकड़ा। रहवासियों ने राहत की सांस ली, इसलिए टीम का सम्मान जरूरी था। जंगली जानवरों को पकड़कर उनका इलाज हमारी नौकरी का एक हिस्सा है। भूखे प्यासे इस तेंदुए का रेस्क्यू थोड़ा जोखिम भरा था, क्योंकि वह काफी आक्रामक हो चुका था। तेंदुए की जान बचाने के अलावा जनता को भी सुरक्षित रखने की टीम पर काफी दबाव था। वन विभाग, एनजीओ और चिड़ियाघर के सदस्य की बदौलत कम समय में तेंदुए को ऐसे रहवासी क्षेत्र से सुरक्षित निकालना सफल हो पाया। उसके बाद इस तरह से सम्मानित होने का ये पहला मौका है। ये बात चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने कही। उसमें तो और ज्यादा लोग घायल हुए थे। फॉरेस्ट के 2 अधिकारी घायल हो गए थे, 2 एसपी के अधिकारी घायल हुए थे, और वो उसमें भी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा कंजेस्टेड थी और वहाँ अंदर से वो बाहर निकल आया था। जैसे इसमें भी बाहर आ जाता तो बहुत लोग इंजर्ड होते, लेकिन इन्होंने जो जाली वगैरह से पैक करके रखा, पब्लिक ने शांति रखी, और वहाँ उतनी शांति नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा कंफ्यूज हुआ था। और यहाँ बड़े अच्छे टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से उसको पकड़ा। तो सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं। फॉरेस्ट के जो भी रेस्क्यू टीम में थे, उन्होंने रिस्क लेके काम किया और सभी बधाई के पात्र हैं। अब मेरा निवेदन केवल ये है कि इस घटना के अलावा मैं अपने पुलिस के स्वार्थ से भी कुछ बताना चाहता हूँ। पहला ये कि अब ये समय ऐसा आया है कि जिस समय में पुलिस के मुताबिक संपत्ति संबंधी अपराध बहुत बढ़ते हैं। ये समय है मार्च, अप्रैल, मई, जून। इस दौरान में लोग घरों में कम सदस्य रहते हैं। अक्सर या तो ताले लगा देते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं, तो लोग बच्चे के निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम लिम्बोदी वासियों द्वारा जो किया गया था, ये एक तरह से हमारी टीम का हौसला अफजाई वाला कार्यक्रम था। उन्होंने पहली बार इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन देखा था जिसमें इतना खतरा इन्वॉल्व रहता, और हम लोग, हमारी फॉरेस्ट की टीम, हमारी नगर निगम की टीम, हमारी जू की टीम कितने रिस्क लेके काम करती है। तो ये उसी का एक परिणति थी कि हमारा एक छोटा सा उन्होंने कार्यक्रम रखा और हमारी पूरी टीम को बुलाया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया उन्होंने। और इस तरह के कार्यक्रमों को किस तरह से, इस तरह के जो काम होते हैं, इस तरह के जो डेंजरस काम रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो रही थी, इस तरह के कामों को हम लोग किस तरह से सरलता से हम लोग अंजाम देते, तो उस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक छोटा सा हमारे लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। सभी हमारी टीम को सम्मानित किया, और ये सिर्फ सम्मान हमारे लिए तो है ही, लेकिन हमारी टीम के लिए कहीं गुना हौसला अफजाई करेगा। और ये हमारे ये जो वर्ड है जो आज हमारी सराहना में किए गए, क्योंकि हमारी ड्यूटी का ज़रूर एक पार्ट है ये, लेकिन जो सराहना की गई वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगी। तो इस तरह के जो खतरनाक ऑपरेशन से रहते हैं, इनको किस तरह से हम लोग ईजीली और आसान तरीके से अंजाम दें, जिसमें वाइल्ड एनिमल को भी डैमेज ना हो, पब्लिक को भी डैमेज ना हो, और हमारी टीम को भी डैमेज ना हो। तो एक सरलता के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ किस तरह से काम किए जाए, उनको अंजाम दिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के कोई जो भी एपिसोड दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 1-2 अटैक हुए वो भी ना हो, और उसको हम सफलतापूर्वक अंजाम दे सकें। बात करें तो इस तेंदुए की अब क्या हालात हैं, किस तरह का है? तेंदुआ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, और प्रकृति प्रदत्त चीज़ें उसकी है, और उसको हम लोग उसको पूरा फिजिकली एग्जामिन करने के बाद हमने उसको जंगल में रिलीज़ कर दिया है, और पूरी तरह से फिट था वो, चूँकि भूख और प्यास से पीड़ित था, इसी कारण वो हमारे ह्यूमन हैबिटेट की तरफ आया था। और जी बिल्कुल, क्योंकि वाइल्ड एनिमल एग्रेशन नहीं रहेगा तो फिर वाइल्ड एनिमल किस बात का। तो एग्रेशन तो उसका नेचुरल है, प्रकृति प्रदत्त चीज़ें, भगवान ने दी हुई चीज़ें उसमें, और गुस्सा तो दिखाना भी चाहिए उसको। और उसी जो हुआ, जो लेपर्ड हमारे जो हैबिटेट, जो ह्यूमन हैबिटेट में घुसा, उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भी हमको भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर उत्तम यादव, इंचार्ज इंदौर से। आज लिम्बोदी में
शिवधाम मंदिर में आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, उस दिन जो वन विभाग की कार्रवाई हुई, तेंदुए को पकड़ा गया, 5 लोग जो घायल हुए, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए और जो साहसिक काम इंदौर की नगर निगम की टीम, वन विभाग की टीम और डॉक्टर उत्तम यादव जी के नेतृत्व में, तेजाजी नगर TIG के नेतृत्व में जो की गई है, उसके लिए हम लोगों ने उनके सम्मान में यह कार्यक्रम रखा हुआ है। यह हम सभी कॉलोनियों वाले वासियों के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व था और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। यह माना कि वन्य जीव प्राणी आ जा सकते हैं, लेकिन वह जो प्राणी था वह बड़ा ही विकराल रूप ले चुका था और कई लोगों को घायल कर चुका था। और जिस प्रकार टीम ने साहसिक कार्य कर उसको पकड़ा और हम लोगों की जान में जान आई, कॉलोनी के रहवासी अब सुनिश्चित होकर सो सकते हैं, ऐसा इस टीम के बदौलत हुआ। तो हमारी सुदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ये हम लोगों ने जो उनका सम्मान रखा है, बड़ा ही गर्व का विषय है कि उनके मन में या कुछ लोगों के मन में विचार आया कि ऐसी टीम का हमें भी सम्मान करना चाहिए। इंदौर में यह परंपरा, अनुशासन की परंपरा बनी रहे और इस प्रकार से आगे कोई घटना ना हो, मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ। संजीव कुमार गुप्ता। खबर भोपाल से। PCC में युवा कांग्रेस की बैठक के दौरान हंगामा। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर चल रही बैठक में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। भोपाल में वार्ड अध्यक्षों की हुई नियुक्तियों को लेकर हुआ विवाद। बैठक के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की, जहां उन्होंने सीएम से 2 सवाल किए कि आखिरकार आपकी सरकार पर उच्चतम न्यायालय कानून राज को लेकर सवाल क्यों खड़ा कर रहा है। वहीं ग्वालियर उच्च न्यायालय नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के लिए अध्यक्ष और महापौर पद के आरक्षण पर रोक क्यों लगा देता है। द्विवेदी ने कहा, शिवराज सिंह जी, संवैधानिक व्यवस्थाओं, मौलिक अधिकारों की रक्षा और पालन आपकी सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि आखिरकार यह फिर साबित हो गया कि खरीदी गई सरकार बिक्री मानसिकता से काम करती है। कल ग्वालियर उच्च न्यायालय के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के महापौर और सभापति और अध्यक्ष पद पर, यानी अध्यक्ष पद और महापौर के जो आरक्षण हुए थे उसको स्थगन दिया गया। आखिर में ये फैसला किसका है? अदालत का। अदालत किस पे चलती है? संविधान पर। कल मध्य प्रदेश की एक अदालत फैसला देती है कि मध्य प्रदेश में जो भी आरक्षण हुए हैं वो संविधान के अनुसार नहीं हुए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में जो हम शुरू से आरोप लगा रहे थे कि खरीदी हुई सरकार संविधान के साथ, कानून के साथ और आम आवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है, अदालत ने कल साबित कर दिया। इसके पहले परसों उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए कि मध्य प्रदेश में संविधान का या कानून का राज है या जंगल का राज है। इसका मतलब शिवराज, तुम्हारी सरकार पर उच्चतम न्यायालय कुछ टीका टिप्पणी कर रही है। अगर नैतिकता होती, भारतीय जनता पार्टी को संविधान पर विश्वास होता, कानून पर विश्वास होता, तो शिवराज कल इस्तीफा देते तो और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती कि उसके शासन में जंगल राज स्थापित है। और इसी के साथ गोवा के मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले क्या टिप्पणी की कि चुनाव आयुक्त का पद संवैधानिक पद होता है, इस पर राज्य सरकार का कोई नौकर, राज्य शासन का अफसर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो गोवा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश ग्वालियर उच्च न्यायालय द्वारा नगर पंचायत और नगर पालिका और महापौर के आरक्षण के संबंध में दिया गया,
आदेश, साथ ही राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां केवल 3 दिन के अंदर बता रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी का अंतर। हम सीधा सीधा आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के माध्यम से अराजकता फैलाती है, कानून का बलात्कार हो रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अदालत ने यह सिद्ध कर दिया। अब हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अदालत के ये 3 सर्टिफिकेट, माननीय मोदी जी, आप और आपकी सरकार और आपके नुमाइंदे जब कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला हमारा फैसला था, 3 तलाक का फैसला मोदी का फैसला था, तो ये 3 फैसले अदालत के किसके हैं? कानून के हैं, और वो भी कानून के थे। अगर ये कानून के हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए और कानून सम्मत जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार आपकी सरकार आचरण करे। इस बात का हम आरोप लगा रहे हैं, और एक बार फिर सिद्ध हो गया कि मध्य प्रदेश में अधिकारियों का राज है, अफसरशाहियों का राज है, तुगलक राज है, और फिरका परस्ती की जाजम बिछाई गई है। ये हमारा आरोप है। प्रमोद कुमार द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस को। बहराइच से गोंडा के बीच आज से शुरू हुआ ट्रेनों का संचालन। बहराइच में 1 साल बाद शुरू हुआ ट्रेन का संचालन। आज सुबह गोंडा से पहली ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहुंची बहराइच रेलवे स्टेशन। बहराइच रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को आते देख यात्री हुए उत्साहित, परंतु ट्रेन का किराया बढ़ने से पब्लिक में मायूसी दिखी। आपका है? मेरा नाम शुभ नाम रूप नारायण है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? पलिया जा रहे हैं। अच्छा, तो पलिया जाने में कितना किराया पड़ रहा है? किराया तो पहले से 3 गुना हो गया ज़्यादा। अच्छा, और उससे क्या सुविधा आपको मिल रही है? सुविधा कुछ नहीं मिलने में ये चाहता था कि जैसे पलिया से गाड़ी यहाँ जोर से आई, बोलिए, थोड़ा जोर। पलिया से गाड़ी जो बहराइच आई, हाँ, और ये ट्रेन जो है क्रॉस होती है ताकि गोंडा जाते। अब आ गए यहाँ पे तो गोंडा के लिए कोई ट्रेन नहीं, 8-10 में निकाल दिया इन्होंने ट्रेन। या तो इसको पहले और निकालते हैं तो वहाँ गोंडा से काठगोदाम के लिए ट्रेन मिल जाती, और या तो इसको थोड़ा सा और विलम्ब कर देते हैं। तो यानी ये रामानंद गुप्ता। गुप्ता जी बताइए कि यहाँ से ट्रेन जाने आने में जो एक ट्रेन चल रही है, इससे यात्रियों को परेशानी हो रही कि नहीं? मुसाफिरों को थोड़ी तो परेशानी होगी, क्योंकि एक ही ट्रेन चला रहे हैं। हाँ, मतलब इसके बाद हमको मनाली जाना है तो कोई ट्रेन नहीं है। फिर सारा दिन पर बैठा रहा ट्रेन के इंतजार में, फिर बस से जा। और किराए पे क्या आलम होगी? किराया तो कोई बढ़ोतरी है 3 गुना बढ़ गया किराया। 2.5 गुना 3 गुना ऐसे ही है। पहले 10 रुपया था, अब 30 रुपया हो गया। पहले नानपारा लगे 30 ही था। 10 था पहले, 10 था पहले, 30 रुपया हो गया। 30 हो गया। तो इससे तो बहुत बड़ा असर पड़ गया। 3 गुना का है। 3 गुना फर्क पड़ गया। आप यहाँ के जो लोग हैं, तो आपको आने में आप ई रिक्शे से आते थे और क्या कहते हैं टेम्पो से आते थे, रिक्शे से आते थे, तो ये तांगे वाले सब ले लेके आते थे। अब इन सब की रोजी तो बंद हो चुकी है। बंद हो चुकी है, मगर जाने वाले टेम्पो वाले तो भाई जो पहले किराया लेते थे वही लेते हैं। हाँ, लेकिन इसमें किराया बढ़ा है। इसमें किराया बढ़ाते हैं, अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इन्हें कम करना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ, तो आप कहाँ तक जाएंगे? हम तो जाएंगे पलिया तक। पलिया तक। पलिया का कितना किराया हो गया? पहले पड़ता था 45 रुपया, हाँ, अब 75 रुपया। काफ़ी हो गया। चलिए, गवर्नमेंट इस पर ज़रूर ध्यान देगी। आप लोग अपना बयान देंगे तो ऐसा नहीं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? समीर मुन्ना शेख। तो मुन्ना शेख जी बताइए, ये जो गाड़ी चल रही है, एक ट्रेन जा रही है कि आ रही है, इससे आप लोग का कुछ पूरा पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है? चलो चालू हो गया तो चलो ठीक है, हाँ, मगर किराया तो दुगना होगा। किराया दुगना हो गया। पहले बहुत फर्क पड़ गया। हाँ, बहुत फर्क पड़ा। मेरा नाम तकलीदा मसूदी है जी। ट्रेन का जो समय जो है वो सही नहीं चल रहा है, इसलिए जैसे जो किसी को पोस्टिंग जाना है, किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो अगर ट्रेन समय से आ जाए, सुबह वहाँ से 4 बजे या 5 बजे मैलानी से निकले और यहाँ बहराइच पहुँच जाए लगभग 10 बजे तक, तो लोग अपना जो है जो अपना काम पूरा कर सकें। किसी का कहीं अदालत का काम है, किसी का जो है कोई जो है डॉक्टर को दिखाना है, फिर समय से यहाँ से 5 बजे 6 बजे निकले तो आगे अपने घर पहुँच सकता है। और इस गवर्नमेंट में जो है पता नहीं क्या हो गया है, सरकार को जो है किराया भी दुगना हो गया। नानपारा की भी फीस है, विसिया का भी फीस है, जबकि वहाँ से हम लोग मेकुरवा में रहते हैं, मेकुरवा से 15 रुपये किराया है यहाँ पर, वहाँ से 35 रुपया हो गया है किराया, दुगना बढ़ गया है।
इसमें और जो गरीब लोगों हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। इसमें ट्रेन बढ़ाया जाए, 2 ट्रेन कम से कम होना चाहिए फिलहाल। आइए और देखते हैं लोगों। बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की सोमवार को शुरुआत हुई, जहां इंदौर के जीपीओ स्थित एसबीआई हेड ऑफिस से सैकड़ों बैंक कर्मियों ने रैली निकाली और नारेबाजी की। केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सैकड़ों महिला पुरुष बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में एकता दिखाते हुए जीपीओ एसबीआई हेड ऑफिस से रैली निकाली। इस दौरान एसबीआई इंदौर के उप महासचिव गोखले ने बताया कि केंद्र सरकार वाले सभी क्षेत्रों में निजीकरण करती जा रही है, जहां अब बैंकों को भी निजीकरण की राह में ले जाया जा रहा है, जिसके विरोध में स्वरूप सैकड़ों बैंक कर्मी 2 दिवसीय अपना कामकाज बंद रखेंगे। सरकार से मांग करेंगे कि वह बैंकों के लिए इस निजीकरण के फैसले को बदल दे। बैंक कर्मचारियों ने हाथों में विरोध की तख्ती ली है, मानव श्रृंखला भी बनाई, जहां सरकार को चेतावनी दी यदि इस बात पर सही फैसला नहीं लिया गया तो भविष्य में बड़ा आंदोलन हो सकता है। शुरू ये क्या मुख्य विषय किस कारण से आज ये बैंक हड़ताल 2 दिन की शुरू हुई? जो केंद्र सरकार का जो एक निजीकरण, बैंकों को निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण करने का जो मुहिम चल रही है, उसके खिलाफ में देश भर के 10 लाख से अधिक बैंक अधिकारी, कर्मचारी, साथी लोग आज हड़ताल पर हैं। ये सांकेतिक रूप से 2 दिवसीय हड़ताल है। ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। हम ये चाहते हैं कि जो निजीकरण, जो सरकार का जो मुद्दा है उसे वापस लिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हैं उनको सरकार धीरे धीरे करके निजीकरण की ओर जा रही है। कुछ रेलवे स्टेशन को निजीकरण के हाथों में दिया है, बीएसएनएल को निजीकरण के हाथों में देने का आज के पेपर में दिया है कि कुछ 4 एयरपोर्ट्स को भी निजीकरण करने का सरकार का अपना मुद्दा है। इन मुद्दों के खिलाफ में देश भर के बैंक अधिकारी, कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। साथ ही 15-16 की बैंक की हड़ताल के बाद में 17 तारीख को जनरल इंश्योरेंस के साथी लोग हमारे फेवर में हड़ताल पर जाएंगे। 18 तारीख को LIC के अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग पूरे हिंदुस्तान भर में हड़ताल पर रहेंगे और ये मुद्दा आगे तक जारी रहेगा। सर, क्या ऐसा विषय आपको लगता है कि सरकार बैंकों के निजीकरण की तरफ भी कदम बढ़ा रही है? किस तरह से आपको ऐसा लग रहा है? ये तो सरकार की अपनी सोच है। सरकार को पता नहीं क्या, आज किसी 69 में जब पहली बार भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब ये सोच के गया था कि आम जनता को उसका फ़ायदा मिले, महिलाओं को, गरीब तबके को, किसान वर्ग को, छात्रों को इस बैंकिंग उद्योग का जो है पूरा सपोर्ट मिलता रहे और देश की प्रगति होती रहे। सर, 2 दिवसीय बैंक हड़ताल में किस तरह से व्यापार प्रभावित होगा, क्या कहना चाहेंगे? पूरी इंटायर तरह से जितना भी बैंकिंग इंडस्ट्री का जो व्यवसाय है पूरी तरह से ठप है, बंद है। सारी हिंदुस्तान भर की सारी बैंकें बंद है, पूरी तरह से व्यवसाय बंद है। आपका नाम और पद? मैं इंद्र कुमार परमार, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ अध्यक्ष, इंदौर अंचल। हड़ताल है, इसको लेकर क्या करें? ये 2 दिवसीय बैंक हड़ताल जो है 15 और 16 मार्च की, ये बेसिकली जो निजीकरण का केंद्र सरकार का प्रस्ताव है जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट सत्र में घोषित किया है कि जल्दी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, उसके विरुद्ध 2 दिन की हड़ताल है। इंदौर शहर की तकरीबन 400 शाखाएँ हैं सभी बैंकों की और ऑल इंडिया में तकरीबन 10 लाख अधिकारी, कर्मचारी इन 2 दिनों में हड़ताल पर रहेंगे। इनके समर्थन में और भी कई ट्रेड यूनियंस हमारे समर्थन में आई हैं। जैसे जनरल इंश्योरेंस 17 तारीख को, LIC 18 तारीख को हड़ताल पर रहेगी। करोड़ों का व्यवसाय प्रभावित होगा। इंदौर शहर में अगर लगा लें तो एक दिन में 500 से 800 करोड़ का व्यवसाय होता है जो प्रभावित होगा। 2 दिन में तकरीबन 1800 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित होने की संभावना है। सर, हड़ताल के पूर्व क्या सरकार से इस विषय पर चर्चा नहीं हुई निजीकरण को रोकने को? सरकार को निजीकरण रोकने के लिए बैंकों के यूनियंस की तरफ से यूनाइटेड फोरम की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर सरकार ने किसी प्रकार की चर्चा करने से मना कर दिया है। चर्चाएं विफल होने के बाद अंतिम निर्णय के रूप में हमें हड़ताल को लेना पड़ा। अन्यथा बैंक के कर्मचारी, अधिकारी कभी भी हड़ताल के पक्ष में नहीं है। बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही हम हड़ताल पर जाते हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम सचिन गोखले है, उप महासचिव अधिकारी संघ, इंदौर अंचल। भोपाल बैंक यूनियनों के केंद्रीय संगठन UFBU के आह्वान पर 2 दिनी देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गई है। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। राजधानी के महाराणा प्रताप नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने नारेबाजी करते हुए यह बैंक कर्मचारी सरकार की निजीकरण की नीति का विरोध कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देश भर के बैंक कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर चले गए, जो 2 दिन की है। बैंक कर्मचारियों ने कहा, राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी हाथों में सौंपना ठीक नहीं है। पहले सरकार ने बैंकों को कर्ज
मर्ज किया और अब बेच रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश भर के 10 बैंक कर्मचारियों और अधिकारी आज हड़ताल पर हैं। निजीकरण बंद नहीं हुआ तो लंबे आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है। इसे लेकर 4, 9 और 10 मार्च को बैंक यूनियन के प्रतिनिधियों और अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ बैठकें बेनतीजा रही थी, जिसके बाद 2 दिन की हड़ताल का फैसला लिया गया। आज आपने ये प्रदर्शन किया है जो बंद किया है। जी, हमारा ये 2 दिन का प्रदर्शन है, जो कि बैंकों को जो ऑल इंडिया है, बैंकों की ये 2 दिन की ऑल इंडिया स्ट्राइक है। ये इस कारण है कि बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और हमारे वित्त मंत्री के जो आदेशानुसार और उनकी जो विचारधारा है उसके अनुसार ये जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और उसी के संबंध में ये 2 दिन की स्ट्राइक कर्मचारी यूनियन के द्वारा, यूएपीयू के द्वारा की गई है, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है और उनका पूरा इरादा है कि 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अभी करेंगे और इसके बाद आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। चूंकि नेशनलाइज बैंक से हम संबंधित हैं और सभी नेशनलाइज बैंक अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पहले 3-3 बैंकों का, 2-2 बैंकों का मर्जर किया गया, आपस में उनको जोड़ के एक किया गया, लेकिन अब सरकार को वहां भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो चूंकि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद ऐसा कोई फर्क पड़ जाने वाला नहीं है, क्योंकि नेशनलाइज ये बहुत पुराने समय से सब नेशनलाइज और अच्छा काम कर रही है और जो कुछ भी है वो बेहतरीन चल रहा है। लेकिन सरकार चूंकि हमारे इस तरफ कदम उठा रही है तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अभी 2 दिन की स्ट्राइक की है। आगे भी हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि हमारे जो साथी हैं उन लोगों को ये जो है प्राइवेटाइजेशन के बाद कई तरह की जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का अपना एक सिस्टम होता है जो प्राइवेट हाथों में बेच दी जाती है, तो उनका जो मैनेजमेंट का काम चलता है, तो सरकार का जो स्टेक है उसमें खत्म हो जाता है। तो आज सीधे चूंकि नेशनलाइज बैंक है, उन पे सरकार का स्टेक है, तो सरकार का कुछ रहता है, सरकार का प्रभाव रहता है। लेकिन अब सरकार अपना प्रभाव ये खत्म कर रही है और ये इन बैंकों को बेचने जा रही है, जो कि हम इसको उचित नहीं मानते, ना यूएपी उचित मानता है। इसलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं और आगे भी हमारी काम चलता है। आपकी क्या मांगे हैं सरकार? हमारा सिर्फ ये मांग है कि इन बैंकों को प्राइवेट न किया जाए। बैंक भाई इस तरह के बैंक प्राइवेट न करे। बैंकों को अगर कोई कमजोरी दिख रही है, उनको लगता है कि बैंक को कमजोरी है, तो सरकार के पास तो 50% से ज़्यादा शेयर है, सरकार का पूरा हक है, तो सरकार उसमें सुधार कर सकती है और इतने सालों से सुधार करती आ रही है। लेकिन अगर प्राइवेट हाथों में दे देना, ये उसका कोई हल तो नहीं है। आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम तरुण कुमार ठौरे है और मैं यूनिवर्सल टेलर हूँ, कैशियर्स हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में। वार्ड क्रमांक 35 के कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी राजेश टोनेरे के द्वारा माता वैष्णो देवी की ज्योति स्थापना के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन में धर्म प्रेमी जनता काफी तादाद में शामिल हुई। माताजी के भजनों के साथ भक्तजनों ने भजनों का आनंद लिया। अंत में प्रसाद वितरण का प्रोग्राम भी किया। साथ ही राजा टोनेरे के द्वारा बताया गया कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें मौका देगी तो वह निश्चित तौर पर वार्ड का विकास करेंगे। वार्ड में पानी, सफाई, बिजली क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को हल करेंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए आप। माता वैष्णो देवी की जोत मंगाई थी माता की कृपा से, और उसी के उपलक्ष्य में भजन संध्या रखी गई है और माता का आलोक जगा रहे हैं। मैं राजा टोनेरे, राजकुमार टोनेरे का बेटा हूँ मैं, और वार्ड क्रमांक 35 से पार्षद प्रत्याशी हूँ कांग्रेस से। आज चुनावी वार्ड के लिए क्या तैयारी कर रहे थे? वार्ड में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कौन किसने किया, कौन पार्षद, कौन विधायक, कौन महापौर, किसने करा किसने नहीं करा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया, मैं यहाँ से जीता तो मैं यहाँ के नाली, गटर, पेंशन, राशन कार्ड घर घर में जाकर के उनके काम करूँगा। मैं ज़्यादा देखा जाए कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी पेंशन वगैरह नहीं मिल पाती है, उनको कोई समस्या बहुत सारी आती है। मैं अभी आपको ये बता दूं मैं कि मेरे पिताजी ने मेरे इंदौर में केवल 16,000 पेंशन चालू कर रखी है। हाँ। और अभी उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए हमने भी 25 सितंबर से लेकर के अभी 15 फरवरी तक के 2,000 लोगों की पेंशन चालू कर चुके हैं और करीब 650 राशन पर्चियाँ
चालू कर चुके हैं। नाली गटर तो जो ड्रेनेज है वो सारे काम हम कम कर रहे हैं। आपके वार्ड में स्कूल भी नहीं है? हम करवाएंगे, तो पार्टी ने मौका दिया तो मैं स्कूल भी बनवाएंगे प्राथमिक, और जो चिकित्सा केंद्र होता है गली मोहल्ला उपचार केंद्र वो भी करवाएंगे, और रैन बसेरा, निःशुल्क हेल्थ क्लब, हर बच्चा स्कूल जाए, हर बेरोजगार को रोजगार मिले, उनको शासकीय योजनाओं के अंतर्गत लोन दिलवा करके जैसे भी हो सकता है वो लोग सब काम नाम करें, बढ़िया स्वच्छ इंदौर रहे, क्लीन रहे। हर घर में ग्रीनरी, एक पौधा लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, पौधा लगाओ, तुलसी लगाओ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजा टोनेरे है, राजकुमार टोनेरे जी का बेटा हूँ मैं। वंदे मातरम। सर्वधर्म संघ के माध्यम से इंदौर संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन देकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया कि पवित्र कुरान के साथ छेड़छाड़ करने वाले शिया वक्फ बोर्ड मुखिया वसीम रिजवी पर देशद्रोह का मुकदमा लगाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। राष्ट्रपति मुहूर्त से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया, देश की एकता अखंडता भंग करने वाले वसीम रिजवी पर मुकदमा दर्ज करें। शिया वक्फ बोर्ड के मुखिया वसीम रिजवी ने पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ की कुछ आयतें हटाने की मांग को लेकर याचिका लगाई। इसका इंदौर सर्वधर्म संघ ने कड़ा विरोध एवं निंदा की। रिजवी देश के सांप्रदायिक भावना ऐसे बयान देकर बिगाड़ना चाहते हैं। परिजी के बयान से भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में मुस्लिम समाज एवं अन्य समाज में रोष है। सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग ने मांग की है कि शांति भंग करने वाले पर तुरंत कार्रवाई एवं देश की रक्षा की जाए। मध्य प्रदेश सर्वधर्म संघ के माध्यम से जो पिछले दिनों शिया समाज से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन शिया समाज ने भी उन्हें वसीम रिजवी को बाहर कर दिया है। ऐसे व्यक्ति ने एक मुस्लिम समाज के ग्रंथ कुरान पर आयतें हटाने का जो रिट पिटीशन न्यायालय में लगाई है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको विचार पे रखा है। लेकिन हमने कुछ जानकारों से जानकारी ली है कि कोई भी ग्रंथ किसी भी समाज का है, उसको कोई भी न्यायालय बदल नहीं सकता, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। लेकिन वसीम रिजवी ने जो ये काम किया है, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसको लोग समझ नहीं पाए हैं, ये साजिश के तहत काम हुआ है। आज वसीम रिजवी ने जो रिट पिटीशन लगाई, रिट पिटीशन के बाद भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं और ज्ञापन दिए हैं। आज हमने भी इस तहत माननीय संभाग आयुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने अनुरोध किया है राष्ट्रपति जी से। एक ज्ञापन हम इस माध्यम से दे रहे हैं कि वसीम रिजवी ने किसके कहने से क्यों रिट पिटीशन लगाई, रिट पिटीशन क्यों लगी, इसकी एक तो जांच होना चाहिए। दूसरी बात, एक समाज को उस्काने का जो इसने प्रयास किया है, ये बड़ी ओछी हरकत की है। मुस्लिम समाज के साथ ही दूसरे समाज में भी काफ़ी रोष है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम उनके परिवार का भी शुक्रिया अदा करूंगा मैं सर्वधर्म संघ के माध्यम से। तो उन्होंने भी तत्काल मीडिया के माध्यम से वायरल किया और उन्हें दखल अंदाजी घर परिवार से भी अलग कर दी। और शिया समाज के भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इन लोगों ने भी समाज का जो प्रमुख लोग होते हैं, उन्होंने भी स्पष्टीकरण कर दिया कि उसका हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं। तो साजिश की हमने यह मांग की थी, साजिश क्यों हुई, कैसे पिटीशन लगी, और सुप्रीम कोर्ट पे हमें और वहाँ की बेस पे हमें भरोसा है, जो भी रिट पिटीशन लगी है वो तुरंत खारिज होगी। किस प्रकार का कदम क्या होगा? और हम चाह रहे हैं इसमें पहला तो रिट पिटीशन की जांच हो, किसके कहने से लगी, और भारत सरकार से हमने मांग की कि कोई भी ऐसा रोष पूरे भारत में नहीं फैले। इसके पूर्व ही वसीम रिजवी पे मुकदमा दर्ज कर जांच करने के बाद साबित होने पे उसे फांसी की सज़ा देना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत गंदा और बहुत नीच काम किया। किसी भी समाज को इस प्रकार की उस्काना और उसके साथ ये बात करना बहुत गंभीर घटना है। ये इस गंभीर घटना की मैं बहुत निंदा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि न्यायालय सभी की भावनाओं को देख के
जो रिट पिटीशन लगी वो तुरंत खारिज होगी। आपका नाम? मंजूर बेग, अध्यक्ष सर्वधर्म संघ। आज सोनभद्र के भवनी विकासखंड के चपकी कारेड़ाड़ गांव में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हुआ। सेवक कुंज आश्रम में 16 कक्ष के विद्यालय का लोकार्पण करने के साथ ही 3 हॉस्टल और भोजनालय का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही मंच से आदिवासी समागम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं 1999 में इस आश्रम में आ चुका हूं और उस समय से मैं यहाँ लोगों से ये पूछा कि जंगल में आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो आश्रम के लोगों ने बताया यदि यहाँ पर एक भवन बन जाए तो बच्चों को बहुत सुविधा होगी, जिसको देखते हुए मैंने इस स्कूल के लिए पहला भवन बनवाया। वहीं राष्ट्रपति ने ये भी बताया कि क्षेत्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ये बहुत जल्द विकास का हब बनने वाला है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोलते हुए बताया कि हमें जानकारी मिली है कि जिले में कोई शूटिंग रेंज नहीं है, जिसको देखते हुए शूटिंग रेंज के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेजने और एक और मेडिकल कॉलेज का सौगात जिले को दिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंच से बोलते हुए यह जानकारी मिली है कि कोई शूटिंग रेंज नहीं, इसको देखते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजें। इसके साथ ही जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। वहीं मंच से उद्बोधन के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया कि शिक्षा से व्यक्ति, समाज और देश का विकास होता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया महामहिम का शुरू से ही सोनभद्र और यहाँ के आदिवासी बच्चों के बीच में रहे हैं और इससे लगाव रहा है और इससे पूर्व भी 3 बार जिले में महामहिम आ चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निर्धारित समय पर पहुंचे, प्रकृति की पूजा करने के साथ ही 16 कक्ष के विद्यालय और 3 छात्रावासों के जिनका लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में पुरानी बातों पर चर्चा करते हुए बताया कि वर्ष 1999 में आश्रम आया था और यहाँ पर आकर यहाँ की स्थिति को देखकर पूछा कि जंगल में बच्चे कैसे आएंगे। आश्रम के लोगों ने बताया यदि बच्चों को रहने के लिए भवन बन जाए तो उन्हें पढ़ने की अच्छी सुविधा मिल पाएगी, जिसको देखते हुए मेरे द्वारा पहला भवन बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब यहाँ के बच्चों को इंटर के बाद पढ़ाई करने के लिए लखनऊ और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सोनभद्र में ही मेडिकल सहित तमाम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने बताया देश की आत्मा ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र में बसती है, इसलिए जिसको देश के बारे में जानना हो तो एक बार सोनभद्र में अवश्य आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया सोनभद्र का ये क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से जुड़ा हुआ है, क्षेत्र विकास का केंद्र बनेगा। श्री रामचंद्र खराड़ी जी, सेवा समापन संस्थान और सेवा वृद्धाश्रम के पदाधिकारीगण तथा इस समागम के आयोजकगण, देवियों और सज्जनों, सबम भाई बहनी को जोहार। माई विंध्यवासिनी और ज्वाला देवी के आशीर्वाद लेने की खातिर अत्यंत महत्वपूर्ण। आज यहाँ आयोजित पूजा में वनवासी समाज की विविधता में एकता और भूमि तथा प्रकृति को देवत्व प्रदान करने की भावना देखी है। जो सुंदर नृत्य आज हम सब लोगों ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया, बहुत बड़ी संख्या लगभग 100 कलाकार थे, जो कि सामूहिकता पर आधारित जनजातीय संस्कृति की जीवंतता का अनुभव करा रहा। मैं इस परंपरागत समूह नृत्य में भाग लेने वाले सभी कलाकारों और सहयोगियों को बधाई देता हूं। लेकिन मेरी इच्छा है कि जो जनजातीय समुदाय से निकल करके उनकी परंपराओं से युक्त उनका जो कला है, उस कला का विकास होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी आपसे भी अनुरोध करूँगा और यहाँ के जिला प्रशासन से, केंद्र सरकार ने इसके संबंध में 2 मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन सबसे यदि संपर्क करके, और मुझे लगता है कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान विश्वामित्र की, भगवान विश्वामित्र की, वंदे वंदे वंदे।
भवनों का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता। मुझे बताया गया कि यहाँ के विद्यालय एवं छात्रावास के भवनों का निर्माण केंद्र सरकार की विद्युत कंपनी NTPC द्वारा कराया गया। सामाजिक कल्याण के इस कार्य में योगदान के लिए मैं NTPC की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि नवनिर्मित भवनों और अन्य सुविधाओं से बनवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को और बल मिलेगा। मुझे बताया गया है कि बच्चों के रहने और पढ़ने के अलावा कंप्यूटर लैब और खेल के मैदान की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। जब मैं NTPC का उन्होंने एक स्टॉल लगाया, उसमें मैं गया था। एक वहाँ पर हमारी दो बहनें थी। बातचीत में मैंने उनको कहा कि ऐसे ही समाज सेवक थे। उन्होंने आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की और लगभग 40 वर्ष पहले देश पांडे जी के सहयोगी श्री अवध बिहारी जी ने उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सेवा संगठन के रूप में सेवा समर्पण संस्थान का गठन किया। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि यह संस्थान सेवा कुंज आश्रम से विभिन्न सेवा प्रकल्पों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। सेवा समर्पण संस्थान के प्रकल्पों से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है। सन 1998 में यहाँ विद्यालय की स्थापना के लिए एक जमीन ली गई। उस अवसर पर मैं यहाँ आया था। उसके बाद से मेरा संपर्क निरंतर बना था और जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पूछा था कि आप इस सुनसान जगह में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ने के लिए लायक हैं। बेटे और बेटियाँ आती हैं, सुबह आते हैं, शिक्षा लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये जो उनके लिए रहने के लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था हो जाए तो उन बच्चों को हम यहाँ रात्रि में सभी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और उन बच्चों की शिक्षा को हम और बढ़ावा दे सकते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि शायद प्रकल्प का जो इस शिक्षा प्रकल्प का जो पहला एक अनुष्ठान था वो एक पूरा और वो एक शिक्षा आज जो यहाँ इस सेवा कुंज में हम प्रकल्प देख रहे हैं, ये सही मायने में शिक्षा जगत के मंदिर में हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से अपनी और सारे समाज की परिवार की भलाई के लिए। लेकिन ये जो यहाँ से मंदिर से बच्चे हमारे पढ़कर के निकलेंगे वो न केवल हमारे समाज का गौरव बनेंगे बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इसलिए उस समय जब मुझे लोगों ने कहा कि मैं इस आपने जो धनराशि दी है हॉस्टल के लिए उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आपको आभार व्यक्त करना नहीं है बल्कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी सांसद निधि का सदुपयोग करने का एक निमित्त माध्यम बनाया। आज मुझे खुशी है कि इन सब कल्याणकारी प्रकल्प जो यहाँ चल रहे हैं उनको वो सकुशल और ऐसा लगता है कि एक सोनभद्र के जनपद में एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है जहाँ पे सोनभद्र की एक लोग समझेंगे क्या सोनभद्र कौन सी जगह है। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा जगत में आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हमारे बच्चे यहाँ से पास होकर के मेडिकल शिक्षा के लिए उनको लखनऊ और बनारस नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वो सोनभद्र में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। देवी और सज्जनों, जनजातीय एवं वनवासी समुदाय के भाई बहन कांग्रेस द्वारा आमजन की सुविधा हेतु आयुष्मान भारत योजना के कार्ड के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खाद्यान्न पर्ची धारक संबल कार्ड धारी ASE
CC सूची में जिनके नाम हैं, ऐसे परिवार के मुखिया और सदस्य आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनवाने के लिए अपना आधार कार्ड, पात्रता पर्ची, मोबाइल नंबर लेकर कांग्रेस के शिविर स्थल पर पहुंचकर कार्ड बनवा रहे हैं और आमजन भी संपर्क कर उक्त कार्ड बनवा सकते हैं। इसी अभियान के तहत कांग्रेस के श्री महावीर जैन ने बताया कि वार्ड 4 में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड शिविर का शुभारंभ महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद कुमार त्रिवेदी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में स्नेही जन मौजूद थे। आज क्षेत्र क्रमांक 1 में वार्ड क्रमांक 4 हमारे माननीय विधायक श्री संजय शुक्ला जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय जी बाकलीवाल जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 2 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है, जिसके दौरान हम आयुष्मान कार्ड, समग्र ID कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र जैसे कई सारी सरकारी योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, अन्य जितने प्रकार की सरकारी योजनाओं में जहां पर जनता नगर निगम कलेक्टर के धक्के खाती है, चक्कर लगाती है, मगर उसका काम नहीं हो पाता है। मगर ऐसे में हमने वार्ड क्रमांक 4 के गुरु कृपा वाटिका में सभी योजनाओं को एक साथ इस शिविर के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है, ताकि आम जन तक हम इन सभी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा सकें। और ख़ास तौर पे आयुष्मान कार्ड, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रतिवर्ष जनता को मिलता है, उसका लाभ क्षेत्र के रहवासियों को मिल सके। सर, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है, किस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्या देखा जा रहा है? पिछले 7 दिनों से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत इस वार्ड में अलग अलग लोगों को बताने के हिसाब से की थी। हमने पम्पलेट्स बंटवाए, हमने साइकिलें घुमाई, हमने लोगों तक, आम जन तक पहुँचे। पिछले 7 दिनों से लगातार हमारे पास इंक्वायरी आ रही है, फ़ोन आ रहे हैं और आप देख रहे हैं जिस तरह से किस तरह प्रतिसाद मिल रहा है। सुबह लगभग 9 बजे शिविर शुरू हुआ था, मगर सुबह 7 बजे से यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो गई थी। इस शिविर के बारे में एक जानकारी और देना चाहूँगा कि इस शिविर के माध्यम से हम वैश्विक महामारी कोरोना का भी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि आदमी को बिना किसी तकलीफ के कोरोना वैक्सीन का लाभ हमारे शिविर के माध्यम से मिल सके। आपका परिचय? मैं महावीर जैन, महामंत्री शहर कांग्रेस कमेटी इंदौर। आज हमारे वार्ड क्रमांक 4 विधानसभा 1 के अंदर आदरणीय महावीर जैन और आदरणीय विपिन गंगवाल जी को आदरणीय सभी इनके दोस्तों द्वारा आज आयुष्मान कार्ड का यहाँ पर एक शिविर लगाया गया। उसमें घर घर लोगों के कार्ड फ्री में बनवा के दिए, जिससे उन लोगों को जो गरीब परिवार है उनको 5-5 लाख का कम से कम फायदा होता है बीमारी के अंदर। इस कार्ड के माध्यम से जो केंद्र सरकार की योजना है उसका लाभ दिलाने के लिए मैं महावीर जैन जी उनकी टीम ने जो करा उनके लिए बधाई की पात्र है। तो हमेशा समाज के लिए काम करते रहना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर आज बहुत सख्त जरूरत है कि कोरोना की महामारी चल रही है, उसके अंदर लोगों का इलाज के लिए पैसे नहीं है और धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद इन लोगों ने काम करा, इसके लिए बधाई की पात्र है। हमें समाज के लिए काम करते रहे, मेरी शुभकामनाएं, आगे भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ महावीर जैन जी और उनकी टीम को। ये देखा जा रहा है कि बड़ी भीड़ उमड़ रही है, क्या सरकार को करना चाहिए, सरकार जो आज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? ये सरकार को, आप सरकार के पास पूरी टीम है, उनको सबके कार्ड बनवाना चाहिए, परंतु उन्होंने कार्ड नहीं बनवाया। परंतु कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा फ्री में घर घर पहुँचा के कार्ड बनवाए जा रहे हैं। जो 50 रुपये लिए जा रहे हैं वो गलत बात है, परंतु हमारे लोगों ने अपनी जेब से पैसे देके कार्ड बनवा रहे हैं, क्योंकि आम जनता गरीब लोगों का भला हो उसके लिए कर रहे हैं। परंतु ये काम सरकार करना चाहिए, फ्री में करना चाहिए, क्यों पूरे वर्ल्ड के अंदर चुनाव की समय भी तय नहीं हुआ है और ना विपक्ष में अभी तक कोई प्रत्याशी तय हुआ है और आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम आदरणीय हमारे अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में हर वार्ड में मीटिंग ले रहे हैं, हर कार्यकर्ता में मीटिंग ले रहे हैं। उसके अलावा बूथ कमेटियाँ बनवा रहे हैं, हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, जिससे हमारे कार्यकर्ता मजबूत हो रहा है और आम जनता हमारे साथ है। वक्त बदलाव होगा, क्योंकि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को देखा है, वो अब पहली बार चाहते हैं कांग्रेस का महापौर भी होना चाहिए, पार्षद भी होना चाहिए। इसलिए हर जगह माहौल में कांग्रेस हर कार्यकर्ता तैयार है अपनी लड़ने के लिए और ताकत से लड़ेगा। और इस बार आम जनता भी तैयार है कि कांग्रेस से मेयर बनेगा, पार्षद भी बनेगा, क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार गिराई गई है, बनी जो गिराएगी उसका बदला लेना आम जनता को। आम जनता ने देखा इंदौर शहर के अंदर कोई विकास नहीं हुआ 20 साल से। जो भी विकास हुआ आम जनता के द्वारा पैसे से हुआ गया, सरकार द्वारा केंद्र द्वारा जो पैसा आया उस भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। वो इंदौर के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। विकास जरूर हुआ इंदौर शहर में, उन नेताओं का हुआ, जो पार्षद हैं, जो मेयर है, उनका विकास हुआ है, बाकी आम जनता का विकास नहीं हुआ है। ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसलों को किस तरह देखते हैं आप? ग्वालियर हाईकोर्ट ने फैसला दिया, ग्वालियर हाईकोर्ट का फैसला आपको मालूम पड़ा है। हम तो भी हमारे जितने जो लीगल टीम है, हमारी जो लीगल टीम बनी हुई है, वो उस पर विचार
कर रही है, उसमें क्या होगा हम शाम तक उसका देख के। भाई साहब, सिंधिया जी को स्टार प्रचारक में नहीं लिया गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? आपकी टीम में थे, पार्टी में थे, जब काफ़ी उनको तवज्जो मिलती थी। देखिए हमारी पार्टी के कमलनाथ जी को देश के स्टार प्रचारक है, उनको हर जगह लिया गया, बंगाल हो या असम हो, हर जगह लिया गया। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी का उनका नियम है कि उनको अपनी पार्टी में स्टार प्रचारक क्यों नहीं बनाया। ये तो सिंधिया जी सोचना चाहिए कि उनको क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी हमेशा उनको आगे रखते जाते हैं। राहुल गांधी ने भी बोला है कि भाई राहुल अपने सिंधिया जी बहुत अच्छे नेता हैं, भविष्य में कभी मुख्यमंत्री बन सकते थे। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।